by profession, I'm a social worker. Can you tell me that before Jara, what you are? मेरी आत्मा लड़कियों वाली है। मेरे पेरेंट्स को बहुत बड़ा झटका लगा, तो मेरी मम्मी ने सीधा बोला कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा होता ही नहीं है, तुझे हमने पाला पोसा है, हमें पता है कैसा है। तो मतलब नॉन स्टॉप मेरा 8 महीने तक मेरा ट्रीटमेंट चला। तुम हो, वो तुम्हारी लाइफ है, कोई और तुम्हारी लाइफ को क्यों डिस्टर्ब करेगा। वो अपना खुद की स्ट्रेंथ बननी है, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा जब तक आपके अंदर विल पावर नहीं होगी। आई थिंक अगर आप प्रीवियस 20 साल अपने आप को पीछे देखेंगे, उसके हिसाब से आज देखेंगे तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वाइब अनप्लग। मैं विशाल राज आपके बीच में फिर से आ रहा हूँ एक नए एपिसोड के साथ। और हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ गेस्ट जो हैं वो एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे यूथ कम्युनिटी के लिए या जितने सारे यंग पीपल्स हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन है। ऑनर टू हैव अ ट्रूली इंस्पायरिंग अ गेस्ट विथ अस, जारा बघेल। हेलो। हाय, हेलो एवरीवन। हाय विशाल। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ आर यू? Definitely, I'm fine. तो तुम कैसे हो? I am also good. So, may I start today's conversation? Definitely. हमारी ऑडियंस है वो आज के पॉडकास्ट को देख रही हैं और सीरियसली मुझे पहले से ही पता है कि ये जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है सीरियसली बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा और हमारी ऑडियंस, हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी जानना चाहेंगे आपके बारे में। तो ये जो नाम जारा बघेल है वो कहाँ से आया और कैसा है? श्योर, मेरा नाम जारा बघेल है। सो बाय प्रोफेशन आई एम अ सोशल वर्कर। सो मैं दिल से भी सोशल वर्कर हूँ, काम भी मेरा यही है। सो जारा बघेल का जो नाम आया, क्योंकि ये नाम मुझे बहुत पसंद था। आई थिंक ये मेरी फर्स्ट आइडिया जो मैंने अपने लिए जनरेट की थी सोशल मीडिया पे, मैंने जारा के नाम से ही की थी। और मुझे मतलब नहीं पता था, बट मुझे ये नाम सुन के बहुत अच्छा लगता था कि जारा। मेरा नाम जारा, जब मैंने कम्युनिटी को बताया कि मुझे इस नाम से आइडेंटिफाई क्या करो, प्रोनाउंस क्या करो, तो जब से मेरा नाम जारा है, कंफर्टेबल विद माय नेम। सीरियसली सबको अपना नाम बहुत अच्छा लगता है एंड द पीपल हैव द डिफरेंट नेम। जैसे कि हमारा नाम खुद पेरेंटल नेम कुछ और होता है और हम खुद और कुछ रखते हैं। जैसे बहुत हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ और अदर इंडस्ट्रीज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका फैमिलियर नेम कुछ और है बट टाइटल द पीपल नो बाय द नेम ऑफ डिफरेंट नेम। मुझे डांस बहुत कल्चर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का शौक रहा है। सो मैं स्कूल की जो हमारी क्लास की प्रैक्टिसेस होती थी, डांस प्रैक्टिसेस करती थी, तो वो हमारा बहुत अच्छी एकदम कह सकते गोल्डन पीरियड मेरे लिए था कि मतलब डांस कर रहे अपने फ्रेंड के साथ में, वही है बहुत मतलब अच्छी लाइफ थी उस टाइम पे मेरी। जो रहा अपना एक्सेप्टेंस का, वो बहुत अलग से हट के जो अपने मेरे को जो शांति देता था, वो फेस था मेरे लिए। जो हम इस एज में नहीं कर पाते बट उस समय ना टेंशन ना प्रॉब्लम्स, हमारी चीज़ें हमारी होती हैं और हम वही करते रहते हैं। जैसे आप हो एज जारा राइट नाउ, कैन यू टेल मी दैट बिफोर जारा व्हाट यू आर? या बिफोर जारा, का जो सबसे अच्छे दिन होते हैं वो चाइल्डहुड का दिन होता है और उस समय हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी यादें होती हैं। तो मुझे लगता है कि आपके पास भी बहुत ऐसी यादें होंगी जो आज भी खुश रहने की वजह एक स्माइलिंग, उसको याद करने के बाद एक चेहरे पे अजीब सी स्माइल आ जाती होगी, अच्छा ऐसा था, आज क्या है। सो देयर इज सम स्टोरी। या आई हैव लॉट्स ऑफ स्टोरीज, बट एक शेयर करना चाहती हूँ। देखो, स्कूल लाइफ सबकी बहुत अमेजिंग होती है और आपको पता है कि स्कूल लाइफ में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती है कि आई थिंक उस टाइम पे तुम्हें लगता है कि बहुत अजीब हुआ है, ऐसा क्यों हो रहा है, बट आज आप उसको रियलाइज करते हो, देन यू से यार हम कितने डम थे उस टाइम पे, हम ऐसे ऐसे हरकतें कर देते थे। तो मेरा डैड नेम था अरुण, यूज नहीं करती आज। ओके। या अब मैं जारा हूँ, जारा बघेल। मेरी जॉइंट फैमिली है और बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव फैमिली है हमारी। तो यू नो रुजिडवादी सोच, थिंकिंग, और जॉइंट फैमिली में बहुत ज़्यादा इशू ये होता है कि तुम एक को समझाओगे तो 4 को और समझाना पड़ेगा और वो नहीं समझ पाते। सो उस टाइम पे प्रॉब्लम थी लाइफ में बहुत ज़्यादा कि आप कैसे अपने आप को आउट करते हो। और डेफिनेटली जैसे बताया कि स्कूल में, तो स्कूल में हम जब कहते हैं ना कोई टेंशन नहीं होती, और उस पे सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उस टाइम पे हमें ये नहीं होता कि हमें स्टिग्मा नहीं होता कि वो क्या कहेंगे। फाइन, अपना कर जाओ, बाद में माता पिता पता है जो भी होगा लगाते लगाते। सो वो
होता ही होता है। सो स्कूल टाइम में जब मैं आउट हुई अपने बारे में, जब पता नहीं था, इंस्टेंट जैसे कि ग्रुप था, ग्रुप इन द सेंस कि मुझे लगता है कि मुझे बच्चे छेड़ते थे, मैं अकेली हुई है वो, तो और भी ऐसे बच्चे थे जिनके साथ में सेम सिचुएशन होती थी। बट इसे कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली, मतलब मैं जिस 6th स्टैंडर्ड में आई थी अपने, तो तभी एक का और मेरी इस क्लास में एडमिशन हुआ था। हिज नेम इज विनय, नाउ इज वेरोनिका। सो हम दोनों की सिचुएशन एक थी, हम एक थी, और सबसे बड़ी बात हमारे पास में अपोजिट लोगों की जो कम्युनिटी वो भी सेम ही थी। तो इसलिए हम थोड़े अच्छे दोस्त बने, बाद में हम बहुत अच्छे दोस्त बने। तो हम दोनों अपने बारे में बताते थे ऐसे ऐसे। तो हमारा जो फैमिली साइड था शुरू से रहा है, बट वो उस टाइम पे हमारा और बढ़ गया, इन द सेंस कि हमें एक अपना वाइब मिला, के अपना वाइब मिला, अपनी कंपनी मिली, इसलिए वो बढ़ गया। जब 6th क्लास में जब मैंने पहली बार एक कल्चर प्रोग्राम देखा, यू नो व्हाट, कि एमसीडी स्कूल में कल्चर प्रोग्राम कैसे होते हैं, बट जब आप सेकेंडरी स्कूल में जाते तो उनके थोड़े से बड़े लेवल एडवांसमेंट हो जाते हैं। सो वो देख के एक अंदर से उमंग है कि नहीं यार हमें भी करना चाहिए। और वो देख के मतलब नेक्स्ट ईयर मैंने अपना डांस में अपना पार्टिसिपेट किया, और फर्स्ट जो मेरा डांस हो वो मैंने अपना राजस्थानी डांस किया था। वो हमारे प्रिंसिपल को बहुत पसंद आया था। ओके, इट मीन्स इसका मतलब ये है कि आपने अपने आप को सीनियर सेकेंडरी के स्टार्टिंग में पहचाना कि मैं जा रहा हूँ। नो, इस टाइम मैं उस पहचान ये ज़्यादा नहीं, उसमें मेरी अपनी और जो मेरी हिडन हॉबीज थी, हाँ, तो मैंने उसको पहचानी कि मुझे इस चीज में खुशी एक शुरुआत, एक शुरुआत हाँ, थी वो, एक शुरुआत थी। सो आफ्टर दैट जैसे जैसे समय बीतता गया होगा, जैसे ये सारी चीज़ें बाहर निकल गए, आपकी पर्सनल चॉइसेस, आपके डिज़ायर्स, ये सारे बाहर आए होंगे, तो बहुत सारे आज भी हमारा जो इंडिया है, आज हम बहुत आगे हैं इन मैं बात करूँ टेक्नोलॉजी में, साइंस में, अदर चीज़ों में भी बहुत आगे, बट आज भी बहुत ऐसा सेगमेंट है या बहुत ऐसे एरियाज़ हैं हमारे इंडिया में, और या बहुत सारे लोग हैं जो आज भी पीछे हैं इन थिंकिंग, पर्सनल थिंक, और उनके पास वही पुरानी चीज़ें हैं। दे जज द पीपल, दे क्रिटिसाइज द पीपल, एंड दे मतलब हैव टू गो along with the generation, but they are not accepting all these things. क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका आपकी फैमिली के प्रति? या जैसे आपने बोला स्कूल से पहले घर में होता है, बट मैं आपको एक चीज और कहना चाहिए, तो आप घर में रहते हैं तो बहुत ज्यादा थोड़ा सा आपको बहुत सी चीजों को दबा के रखना पड़ता है, पर स्कूल में उन चीजों को आप ओपन करके तो फ्रीली होकर थोड़े सा चलते हो, फाइन, ये होता है। अब घर में क्या होता है कि घर वालों को पहले पता लगता है कि ऐसे क्यों हो रहा है, तो घर वालों को पता लगता है ऐसे क्यों कर रहा है बच्चा, और उसके बाद में बहुत ज्यादा मतलब कहते थे कि ऐसा ही है, बचपना है, कर रहा है, कोई बात नहीं, बट उसको बहुत डांट फटकारते हैं, गाली गलौज भी करते हैं, मारते पीटते भी है कि हाँ ये है वो है। बट एक अपना इंसिडेंट बताना चाहूँगी, जब मैंने अपने घर में बोला कि नहीं मैं हूँ, मेरी आत्मा लड़कियों वाली है, मेरी बॉडी अलग है, तो यू नो व्हाट, हम फैमिली को, मतलब मेरे पेरेंट्स को बहुत बड़ा झटका लगा। तो मेरी मम्मी ने सीधा बोला कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा होता ही नहीं है, तुझे हमने पाला पोसा है, हमें पता है कैसा है। तो ऐसा कि मम्मी आई नो, बट उस टाइम पे जो सिचुएशन मेरी चल रही थी, मैं डायरेक्ट सब बोल रही थी, तो उसमें क्या हुआ कि कुछ कुछ यू नो ऐसे भी लोग भी आ जाते हैं आपके सामने जो उन्हें और बढ़ावा देते हैं इस चीज के लिए। अब पास में सोर्स नहीं होते उस टाइम पे, और हमारे पास उतना नॉलेज भी नहीं होता है कि चीजों को कैसे रखें। हाँ, और वो स्कूल टाइम की बात है जब मैं कम आउट हुई थी अपने घर में। सो एक डॉक्टर भी उन्हें मिला था, ई सेड कि ना हाँ मैं आपके बच्चे को ठीक कर दूंगा, ऐसे ऐसे काढ़ा वाड़ा पिला के। तो मतलब नॉन स्टॉप मेरा 8 महीने तक मेरा ट्रीटमेंट चला। तो ट्रीटमेंट वो काढ़ा वगैरह लेके आते, जड़ी बूटी को पिला के उसे काढ़ा वाला मुझे पिलाना 2 टाइम दिन में, ये मतलब बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन थी, बाहर नहीं जाना, या फिर थोड़ी देर के लिए जाओ तो पहले उन्हें पूरा बताना पड़ता बायोडाटा कि हाँ कहाँ जाना है, क्यों जाना है, बस। और नाइट स्टे वगैरह मतलब वो तो कुछ ऐसा ख्यालात ही नहीं थे उस टाइम पे कि ऐसा हो सकता है। इन रिजर्व फैमिली ये सारी चीजें होती ही नहीं है। बिल्कुल ही रिजर्व रहते हैं, बट जिस टाइम पे तो कम आउट करते तुम कुछ ज्यादा ना मतलब कि Z+ सिक्योरिटी में आ जाते हो कि ऐसा क्यों बाल क्यों बढ़ा रहे हैं। स्पेशली उनको अलग अलग मतलब काम बताया जाता है कि ऐसे नहीं तो फिजिकल वर्क ज्यादा करके, क्योंकि तेरी मेंटली चेंज होगी और बॉडी तेरी खुलेगी। तो बहुत टाइप का डिस्क्रिमिनेशन होता है, भाई साथ में नहीं लेके जाते कहीं भी खेल खिलाने के लिए, करने के लिए, नहीं इसकी तो ऐसे, भाई की तो सही से चलाकर। पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं एक टाइम पे ये हो जाता है कि कोई आता है उनके साथ में हिडन कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हाँ सोसाइटी में कि दूसरे लोग इन सारी चीजों को ना देखें। हाँ, तो
कोई ऐसी सिचुएशन रही है जो जैसे अभी आपने बोला कि फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मेरे घर वालों ने बोला कि फिजिकल वर्क करो, तो देयर इज एनीथिंग दैट यू हैव डन इन योर लाइफ टू मेक अ फ्लेक्सिबल योर बॉडी? मैं ये नहीं कहता कि ये होना चाहिए, बट ऐसा कुछ है, ऐसी कोई इंसिडेंट जो आपके साथ हुई है? या मेरा इंसिडेंट था कि जब मैं कम आउट हुई तो उसके बाद मेरी स्कूलिंग भी कंप्लीट हुई, तो ये था कि घर वालों ने बोला जॉब वॉब के लिए, तो उनका ये था कि मैं, उन्हें पैसों से मतलब नहीं था, उनका मतलब था कि मैं ऐसी जॉब करूं कि जिसमें मेरी बॉडी खुले, मेरा माइंड डाइवर्ट हो। उनका मतलब कहने का मतलब ये था। तो उन्होंने जो मुझे फोर्सफुली स्टार्ट करवाया, तो मैंने न्यूज़पेपर से स्टार्ट की। तो न्यूज़पेपर, सीरियसली? तो अनफॉर्चुनेटली वो मेरी फर्स्ट जॉब थी मेरी लाइफ की, तो मैंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। था मैं और मेरा कजन ब्रदर, तो हम दोनों जाते थे, बट उसने मुझे डिच कर दिया 1-1.5 महीने बाद ही। तो अब आखिरी वो मुझे ही स्टार्ट करना पड़ा, मैं अकेले जाती थी न्यूज़पेपर के लिए। तो उनका मतलब उनका थॉट ही यही था कि वो न्यूज़पेपर की मेरी बॉडी खुलेगी, बॉडी गेन होगी, मेरा माइंड चेंज होगा, या फिर इन चीज़ों से मैं बाहर आऊँगी। जो उनको अपना आई डोंट नो किन्होंने उनको ज्ञान दिया था ये सब इन चीज़ के लिए, बट यू नो लोग अपने अपनी भी राय बढ़ के देते कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे हो जाता है, बट नहीं। बट जैसे तैसे मैंने 8 से 10 महीने में कर पाई वो जॉब को। अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि सुबह 4 बजे जो मैं निकलती थी, वो शमशान घाट के सामने से होकर गुजरती थी। अच्छा। तो हाँ, सो हमारी बेगमपुर की साइड में एक मर्डर हुआ था उस टाइम पे। सो वो उस ही रोड पे हुआ था जिस रोड से मैं होके जाती थी। तो एक होता है कि मन में डर बैठ जाता था कि जनानी जाते हो, डर तो लगता है। सो एक डर होता है। तो उस टाइम पे मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा प्लीज़ अब मैं नहीं कर सकती, इसके आगे मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरी हिम्मत नहीं, मेरी जवाब नहीं दे रही। तो बहुत सारे मैंने भी इंटरव्यूज़ वगैरह दिए, मैंने कॉल सेंटर में भी स्टार्ट किया, बट कॉल सेंटर में इंटरव्यू तो मेरा क्लियर हो गया। बट क्या हुआ, जब मैं उनके कॉरिडोर से होके गुजर रही थी, तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर देखा कि उन पर कितना ज़्यादा प्रेशर बनाया जाता है कि टारगेट पूरा करना, अचीव करना है। और आई थिंक मैं डर गई, भैया मैं टारगेट वाला काम नहीं कर सकती, और ऐसे तो बिल्कुल ही कॉल करके मैं आगे से कर रही हूँ और नहीं हो पा रहा है, तो मैंने छोड़ दिया था। तो अनफॉर्चुनेटली ये हुआ था कि जब मेरे घर वाला, जब मेरे पेरेंट्स ने बोले भाई से कि इसके लिए जॉब देखो ये वो, सो उन्होंने मेरे लिए एक गेट कीपर की होती है ISS से जो हायर किए जाते हैं, वहाँ पर बकायदा सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए। देन सेकेंडली मुझे इन्हें भेजा गया था पेट्रोल पंप के लिए, तो मैं तो बिल्कुल डिनाई करके मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। बिल्कुल नहीं करूँगी। सो ऐसे मेरे इंसिडेंट रहे हैं मेरी लाइफ जर्नी के स्टार्टिंग में। ओके, तो ये सारी चीज़ों से तो आप गुजरे हो। इसके साथ साथ मैं ये जानना चाहूँगा कि कब ऐसा हुआ जब आपने कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लिया कि नो, नाउ आई एम अजारा और यही मेरी आइडेंटिटी है? सो ये सब जब मेरा सारी चीज़ें खराब हो, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, जब मैं रूम देख रही थी अपनी जॉब के लिए, तो साइड बाय साइड एक होता है ना कि जब आप बाहर निकलते हो घर से तो तुम्हें दुनिया का पता लगता है एक्चुअल में। सो जब मुझे जॉब नहीं मिली तो मैंने थक हार के मैंने एक NGO में किया, द दीपशिखा समिति, जो मेरी फर्स्ट जॉब थी, एक तरीके से फुल टाइम मेरी जॉब थी। सो ये कह सकते हैं कि मैं सोशल वर्क में आई थी लक बाय चांस, बट अब तो मेरा कंटिन्यूसली हो ही गया है। तो मैंने फिर वहाँ से स्टार्टिंग की कि काम कैसे करते हैं, कैसे हुआ। देन उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, कि कम्युनिटी है और अपने हक के लिए भी बहुत से लोग हैं जो बात करते हैं, काम करते हैं, और बहुत से ऐसे सोशल चीज़ें भी होती हैं हमारे लिए, क्योंकि सर हम कोई अलग नहीं है। जो स्कूल टाइम में देखो आपके पास में अवेयरनेस नहीं होती, आपके पास में नॉलेज नहीं होती है, स्कूल टाइम में आप अपने आप को गिल्टी फील करोगे, बहुत सारे ऐसे मोमेंट आ जाते हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान समझते हो कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और आई थिंक बहुत से टाइम पे ऐसा भी होता है कि बच्चे सुसाइड तो कर लेते हैं, और बहुत से केसेस ऐसे होते हैं कि देखो कुछ छुप जाते हैं, कुछ छप जाते हैं। तो पिछले टाइम पे आई थिंक अब स्टार्टिंग में ऐसा हो गया कि बहुत से ऐसी कुछ भी सिचुएशन होती है तो सोशल मीडिया फटाक से सब में फैला देता है, तो लोग अवेयर हो जाते हैं। बट आई थिंक मेरे टाइम पे भी इतनी जल्दी तो अभी सोशल मीडिया अभी स्टार्ट हुआ, मेरी स्कूलिंग तुम 2013-14 में मेरी कंप्लीट हुई है, तो उस टाइम पे तो इतना ज़्यादा नहीं था। सबसे बड़ी बात, जब हम इस एज में रहते हैं तो हमें इतना नॉलेज नहीं होता है कि इन सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाए या क्या क्या करना चाहिए, द थिंग्स विल बी बेटर फॉर अस। तो ये सारी चीज़ें होती हैं उस टाइम। और तुम्हारे पास में फिर एक ऐसा इनेबलिंग एनवायरनमेंट भी नहीं होता, ना तुम्हें घर से मिलता है, ना आपको सोसाइटी से मिलता है, ना ही आपको उस एजुकेशन सेक्टर जहाँ पे आप पढ़ रहे हो वहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि तीनों की मेंटलिटी इन द सेम थिंग।
जैसा आपने बताया कि आफ्टर एक दो जगह जॉब देखने के बाद जब अपने एनजीओज में अप्रोच किया तब आपको खुलने का मौका मिला और आपको पता चला कि ऐसी भी कम्युनिटी होती हैं। हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ये कम्युनिटी जो है वो किस तरीके से हैं, इसमें अलग अलग सेगमेंट्स या एक तरीके से अलग अलग डाइवर्सिटी हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं। ओके सो जैसे कि बहुत से लोगों की थिंकिंग होती है इन द सेंस सोचते हैं कि जेंडर 3 ही होते हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, ठीक है। अब इसके अंदर भी एक ट्रांसजेंडर हमारी पूरी एक अम्ब्रेला है, हमारी खुद की सेक्सुअलिटी है। व्हाट डू यू मीन बाय अम्ब्रेला? अम्ब्रेला इन द सेंस आपको पता है कि सारे कलर एक साथ में होते हैं, इसी अम्ब्रेला कहते हैं, लाइक रेनबो। हाँ, तो उसी के अंदर हमारे भी है, इसमें डाइवर्सिटी है LGBT। तो LGBT में गेज हो गई, लेस्बियन हो गई, ट्रांस हो गई, क्वेयर कम्युनिटी हो गई, इंटरसेक्स हो गई। तो ये अलग अलग कम्युनिटी डिवाइड हो रखी है। अब तो मैं अपने आप को अगर एक अम्ब्रेला में बोलती हूँ तो अम्ब्रेला में अपने आप को T बोलते हैं, आई एम अ ट्रांस वुमन। सो प्राउडली आई से कि हाँ मैं ट्रांस वुमन हूँ, जो काम कर रही हूँ अपने लिए कर रही हूँ और अपनों के लिए कर रही हूँ। तो ये इनकी डाइवर्सिटी है। तो इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो नहीं है कि बहुत अलग चीजें अचानक से आ जाती है या फिर आपको ऐसा फील नहीं होता, बट आपको नॉलेज नहीं होती, आप नहीं समझ पाते। आज के टाइम में भी बहुत सारी ऐसी है जो सिस मैन है, साथ में नॉन बाइनरी है। तो नॉन बाइनरी के लिए क्या कहा जाता है कि ये होता है कि उन्होंने अपने आप को किसी भी खांचे में नहीं रखा है। नॉन बाइनरी वो अपने आप को वो अपना एक अलग सेगमेंट है, सेगमेंट वो अपने आप को कुछ भी वो अपने को ही दे शी कुछ भी बुलवा सकते हैं, वो उनका मन है, उनके टाइम पे वो फ्लुएंट होती है। मतलब जिस चीज में वो जिस सिचुएशन में जैसे कंफर्टेबल हो उसमें उस समय। तो ऐसे अलग अलग इसमें। और आपको पता होगा कि 68 जेंडर्स होते हैं और सेक्सुअलिटी होती है 63 जेंडर्स, 68 प्लस। अच्छा 68 जेंडर्स वो अलग अलग होते हैं और 100 प्लस सेक्सुअलिटीज होती हैं। 100 प्लस, दिस इज अ न्यू थिंग दैट आई लर्न। ओके, सो दिस इज अ डाइवर्सिटी। दिस इज डाइवर्सिटी। ओके, सो इट्स अबाउट द कम्युनिटी। आफ्टर दैट अगर आगे बात करें तो आप आज एक इस्टेब्लिश और सब बहुत अच्छी बात यह है कि आप एक सेल्फ डिपेंडेंट हो। तो ये सेल्फ डिपेंडेंसी जो आपके पास आई है या आप की हो, तो इस कहाँ से आपने शुरुआत किया या जो आपका प्रोफेशनल लाइफ है वो कहाँ से शुरू हुआ? ओके सो जैसा कि आप सबको मैंने पहले ही बताए थे कि ये जो मैं एनजीओ सेक्टर में आना था, ये तो बस एक तरीके से लग बाय चांस था कि मैं आ गई क्योंकि मुझे जॉब चाहिए थी। बट यहाँ आने के बाद में देखो बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। जैसे कि टी आई थी तो वो HIV एड्स के लिए स्पेसिफिक काम करती है MSM कम्युनिटी के साथ में, टाइपोलॉजी। सो MSM के साथ में तो MSM की फॉर्म होते मेल हैविंग सेक्स विद मेल। तो मैंने उसके साथ में HIV एड्स के साथ काम किया है। सो उसके बाद मैंने जम किया, फिर मैं आई द हमसफर ट्रस्ट। तो हमसफर ट्रस्ट के बारे में ये है कि वो इंडिया की पहली ऐसी CBO थी जो MSM के लिए काम करती थी। पहले 1994 में स्टार्टिंग की थी, जो एडवोकेसी के लिए काम करती थी। उसके बाद ये HIV सेक्टर में भी आई, ये रिसर्च सेक्टर में आई, कैपेसिटी बिल्डिंग पे सेक्टर में आई। तो ये एक तरीके से ऑल ओवर द एक कहते हैं ना कि एक पैकेट था कि कम्युनिटी के लिए हम किस किस चीज़ में क्या क्या उसके लिए अच्छा कर सकते हैं, मतलब उसके हित के लिए हो, उसके फ्यूचर के लिए हो, उस सब के साथ में काम करती। जब मैं हमसफर में आई तो मैं एज अ रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर आई थी। सो मैं रिसर्च के बहुत सारी स्टडीज़ की है, बहुत सारे ऐसे मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसके बारे में मतलब अगर करती हूँ तो अब मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि मैंने ये सब किया है। तो जब ये हमसफर है वो LGBT के साथ साथ वो FSW के लिए भी काम करता है। सो कैन यू टेल मी FSW फीमेल सेक्स वर्कर्स के लिए भी काम करता है। तो उनके लिए मतलब बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती है, HIV की सर्विसेज होती है उनके साथ में, उसमें रेफरल लिंकेजेस की भी सर्विसेज होती है। तो उसके साथ में ये होता था, और जिसमें मैं थी रिसर्च में, तो मैं ये सारे मैं कम्युनिटी के साथ ही काम करती। तो कम्युनिटी के ही मैं इंटरव्यूज़ कंडक्ट किया करती थी। तो इस इंटरव्यू में क्या हो गया, मेंटल हेल्थ के ऊपर हो गया, सोशल बैरियर के ऊपर हो गया, स्टिग्मा के ऊपर हो गया, और उनकी वॉन चॉइस की वो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, वो क्या क्या ऐसा फीडबैक हम होते हैं कि हम चाहते हैं कुछ ऐसा हो हमारे लिए। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जस्ट बिकॉज क्योंकि अगर तुम्हें कम्युनिटी के लिए काम करना है, ग्रास रूट लेवल पे काम करना है, तो आई थिंक मुझसे ज़्यादा उन्हें ज़्यादा पता हो कि उनकी क्या नीड है एक्चुअली। सो हम इस सेगमेंट्स के ऊपर बात करते थे, इसी के ऊपर मैं इंटरव्यू कंडक्ट करती थी। सो मुझे बहुत कुछ मतलब मैंने मेरी बहुत ज़्यादा मैंने गेन किया है, बहुत सीखा है सब चीज़ें कि एक्चुअल में आई थिंक
मैं अगर अभी करती तो मैं बहुत सारी ऐसी सिचुएशन में थी, टचवुड की मैं अच्छी सिचुएशन से होके आई अगर कम आउट, क्योंकि मेरे को ऐसा नहीं है कि जब मैं औरों के इंटरव्यू सुनती थी तो उनका क्या होता था, वो घर से भाग जाती थी, उन्हें सेक्स वर्क तक करना पड़ता था, उन्हें गुरुओं के यहाँ रहना पड़ता, टोली बधाई, अगर उनका मन नहीं है बट वो तब भी टोली बधाई कर रही हैं। क्यों? क्योंकि देखो उन्हें पेट पालना है, उनके पास में छत नहीं है। और आपको पता है जो दिल्ली है, तो दिल्ली का इंसान बहुत कम है, आसपास के जितने भी स्टेट के सारे लोग इसमें मिक्स हो रखे हैं, फाइन। तो ऐसी बहुत सी कम्युनिटी बाहर से आती है, झारखंड से आती है, बांग्लादेश से आते हैं, बिहार से आते हैं, तो यहाँ पर काम करती है, तो यहाँ पर उस काम के लिए उन्हें मतलब उन्हें बस जीने के लिए जो चीज़ मिल जाए वो करते हैं। हाँ। तो आई थिंक उस सब के लिए तो मैं थोड़ा कहूँगी, और उसी के ऊपर ही बहुत सारे हमारे जो प्रोग्राम वगैरह रन करते हैं उसी चीज़ के लिए करते हैं कि उनकी लाइफ क्वालिटी अच्छी हो। ओके, आपका ये प्रोजेक्ट जो आप जिस चीज़ों पे काम किए हो वो इंडिया में ही आपने अपने प्रोजेक्ट किया है या आउटसाइड आर कंट्री, ये इसके बाहर भी आप अपने प्रोजेक्ट्स को लेके गए हो? सो एक्चुअली जो हमारे रिसर्च के प्रोजेक्ट थे हमारे ब्राउन यूनिवर्सिटी के साथ में चलते थे। सो जो प्रोजेक्ट हमारा इंडिया में चलता था, हम सफर में थी जब, वही प्रोजेक्ट वो केन्या में भी चलता था, सेम थिंग केन्या में, तो सेम थिंग्स ऊपर थीम, सेम पॉपुलेशन के ऊपर तो काम चलता था उसके ऊपर। तो यही जो मेरा लास्ट प्रोजेक्ट था एकत्र का, सो ये PLHIV ट्रांस के साथ में था, वो सेम और मेनली इसका जो फोकस था वो ART अडरेंस के ऊपर था कि कम्युनिटी में ART अडरेंस बहुत कम है, तो किस वजह से है और हम क्या ART अडरेंस मीन्स? ART अडरेंस में जो HIV की पील होते हैं, ART मतलब एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, तो उसका ऑन टाइम खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसके ऊपर पूरी स्टडी थी, बेसिकली PLHIV ट्रांस के लिए थी कि उनको बहुत ज़्यादा स्टिग्मा और फोबिया का सामना करना पड़ता है। अगर वो PLHIV हो जाता है तो और ज़्यादा उनका दुगना बर्डन हो जाता है उनके ऊपर। तो उसके ऊपर स्टडी थी, तो वो स्टडी दिल्ली में बहुत ज़्यादा अच्छी हुई, वो मुंबई में हुई थी, दिल्ली में भी हुई थी, तो दिल्ली वाली क्वालिटी बहुत अच्छी हुई थी। सो उसी के साथ में एक एब्स्ट्रैक्ट लिखा गया था IAS के लिए। सो IAS क्या है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ा एक इवेंट या कि वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता है जिसमें ऑल ओवर वर्ल्ड से NGOs वगैरह पार्टिसिपेट करती है इस कम्युनिटी के इस कम्युनिटी की, स्पेशली HIV एड्स, नॉट फॉर LGBT कंट्री। ये पूरे देखो ये प्रॉब्लम पूरे देश में सबों के लिए ही है ना, कॉस्मोपॉलिटन। तो वो सारे लोग वहाँ पर जुड़ते हैं, वहाँ पर अपने फीडबैक, अपने एक्सपीरियंस, अपनी स्ट्रेटजी को शेयर करते हैं। तो वहाँ पर भी मैंने जब अपना डिफरेंट एब्स्ट्रैक्ट, डिफरेंट कंक्लूजन, एक्सपेरिमेंटेशन, सारी चीज़ें वहाँ जाती थी। हाँ, तो फिर जब वो बनी थी, वो मेरा सिलेक्ट हुआ था। तो लास्ट टाइम अगस्त में मैं जर्मनी गई थी, म्यूनिक में, मेरा पोस्टर सिलेक्ट होने के बाद में पोस्टर प्रेजेंटेशन था। वाओ, दैट इज अ गुड अचीवमेंट। नाउ आई एम वर्किंग विद द ट्वीट फाउंडेशन। अच्छा, ट्वीट, कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट द ट्वीट फाउंडेशन? नाम ही थोड़ा सा चार्मिंग लग रहा है, ट्वीट फाउंडेशन। ट्वीट का बेसिकली जो एम है वो है एम्पावरमेंट के ऊपर, ट्रांस मैन और ट्रांस वुमेन के लिए। तो स्पेशली वो उस काम करते हैं, बट वो अगर कोई कम्युनिटी है तो वो LGBT के लिए भी काम करता है, बट उनका जो प्रायोरिटी होती है वो इनके लिए ज़्यादा होती है, स्पेशली फॉर अ ट्रांस मैन। क्योंकि देखो इंडिया में ट्रांस वुमेन विजिबल है, बट ट्रांस मैन की विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। बट व्हाट इज द रीजन? जैसे आपने कहा कि ट्रांस वुमेन की विजिबिलिटी है बट ट्रांस मैन की विजिबिलिटी नहीं है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें ये भी होता है कि तो जो ट्रांस वुमेन का प्रोफेशन होता है, टोली बधाई, जो बधाई मांगते हैं, तो उसमें वो विजिबल होता है। बस ऐसा ट्रांस मैन के लिए ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है ना कि जिसका वो दिखा नहीं सकते, वो कैसे कर नहीं सकते। तो वो उनकी विजिबिलिटी क्या है कि वो नाम में रह गई। और गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाती है तो उसके लिए उन्हें विजिबिलिटी चाहिए होती है कि अगर विजिबिलिटी होगी काम नहीं होगी। अगर आपके पास लोग ही नहीं है तो आप क्या काम करोगे? गवर्नमेंट का ये रहता है। बट जो ट्रांस मैन की विजिबिलिटी वो कम है, ट्रांस मैन है, गवर्नमेंट भी एक्शन नहीं ले पाती, गवर्नमेंट भी कोई पॉलिसी नहीं बना पाती। तो इसलिए क्योंकि हम CBOs हैं जो हम बहुत ज़्यादा उनके लिए काम करते हैं बहुत दृढ़ होके, तो यही है कि हम ट्रांस मैन के लिए ज़्यादा फोकस्ड होके काम करते हैं। ट्रांस वुमेन के लिए भी इक्वालिटी है फोकस होके, बट ये है कि हाँ कि थोड़ा सा फोकस उनके लिए हो जाता है क्योंकि ट्रांस मैन के लिए यहाँ पर भी कोई और ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक काम नहीं करती है जो ट्वीट फाउंडेशन करता है। So this organization is especially working for this community regarding trans men and women. So ये है right now in you are in the Tweet Foundation. Yeah, right now I'm in Tweet Foundation as a consultant. तो मैं ओवरऑल सारे काम में इन्वॉल्व रहती हूँ। So ये है कि इसका बेसिकली जो काम जैसे पता है एम्पावरमेंट करते हैं तो वो स्किल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, प्रोफेशनल स्किल्स के ऊपर। कम्युनिटी को फ्री ऑफ कॉस्ट, देखो फाइनेंशियली नहीं है तो फाइनेंशियली स्टेबल कराने के लिए वो टाई अप करती है, वो CSR से टाई अप करती है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से टाई अप करती है कि उनके पास में रिसोर्स है, हमारे पास में कम्युनिटी है, बट क्या है कि हम दोनों को मर्ज के कोलैब करके
हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे NIIT से भी चल रहा है, हम प्रोफेशनल कोर्सेज करवाते हैं, टैली वगैरह, एडवांस कंप्यूटर वगैरह के, हम मेकअप के भी कोर्स कराते हैं ताकि उनकी प्रोफेशन में अच्छा ग्रोथ हो, उनकी स्किल्स आए, लायबिलिटी बढ़े, लायबिलिटी हो, स्किल्स आएगी तो जॉब के लिए। और बाकायदा हम प्लेसमेंट के लिए भी हेल्प करते हैं। प्लेसमेंट हमने 400 से ज़्यादा ऐसे कम्युनिटी मेंबर है जिन्हें हमने प्लेसमेंट दिलवाई है कॉर्पोरेट सेक्टर में। हमने 10,000 से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स है जिनको हमने मोबिलाइज किया है, अवेयर किया है इस चीज़ के लिए। और साथ ही साथ में फाउंडेशन का खुद का एक आसरा है। आसरा एक कह सकते हैं कि एक ऐसा घर पे आप फ्रीली रह सकते हो। बहुत से ट्रांसमैन हो, आसरा सिर्फ ट्रांसमैन के लिए है, तो वहाँ पे ट्रांसमैन रह सकते हैं। तो वहाँ पर उनका रहना फ्री होता है, खाना फ्री होता है। बाकायदा हम उनको स्किल्स देते हैं कि आप स्किल करो, देन उसके बाद हम एम्पावर करते हैं। और जब उनकी जॉब लग जाती है, प्लेसमेंट अच्छी हो जाती है, देन उसके बाद वो आसरा को छोड़ते कि और लोगों के उसमें आके रह सके और उसका बेनिफिट ले सके। तो आसरा है दिल्ली में और एक गरिमा गिरी है जो फॉर ट्रांस वुमेन के लिए वो मुंबई में काम करती है। तो आसरा पूरे इंडिया का पहला ऐसा है एरिया कि यहाँ पर ट्रांस मैंने काम रहते हैं ऑल ओवर इंडिया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्वीट। अभी आपने बात किया कि गवर्नमेंट हैज़ नो एनी पॉलिसी अबाउट सच ए कम्युनिटी। सो आपको क्या लगता है कि ऐसी कोई पॉलिसी होनी चाहिए, गवर्नमेंटल पॉलिसी भी, अदर NGOs की बात नहीं करेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ की बात करें, क्या ऐसी कोई पॉलिसी होनी चाहिए? और होनी भी चाहिए तो उसमें क्या क्या रिलायबिलिटी होनी चाहिए? ज़रूर। सो देखो, फर्स्ट मैं पॉलिसी के बारे में बात करूँगी तो हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए होनी चाहिए पॉलिसी कि इनफैक्ट कि अब स्कूलों में आई डोंट नो अभी तक आए नहीं है कि एक काउंसलर होना चाहिए बच्चों के लिए। इनफैक्ट कि काउंसलर जिस तरीके से बात करते हैं अपनी टेक्निक्स के साथ में तो बच्चा कंफर्टेबल होता है, वो अपना बता पाता है। मतलब बहुत से बच्चे नहीं बता पाते उनकी सेक्सुअलिटी उनके साथ में क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं अपने आप को। या आइडेंटिफाई करना तो चलो वो भी बहुत अलग बात है कि अभी वो बच्चा नहीं समझ पा रहा है, बट उसके साथ में जो सेक्सुअल क्राइसिस होते हैं, अब्यूज़ होता है, वो उसको भी नहीं बता पाता, अपनी फैमिली को भी नहीं बता पाता। जब उसके साथ में सब हो जाता है कुछ, जब उसको विजिबल होती है, उसकी चोटें विजिबल होती है, तब घर वाले पूछते तब वो रो के तब बता पाता है, अदरवाइज वो नहीं बता पाता है। तो स्कूलों में ऐसे काउंसलर, तो एक कम्युनिटी या फिर ऐसी कमेटी होनी चाहिए स्कूल के लिए जो इन चीज़ों पर तो ध्यान दे। गवर्नमेंटल एजेंसी ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंटल गवर्नमेंट। क्योंकि आपको पता है कि जो बच्चे स्कूल में होते हैं ना वो एक मिट्टी की तरह होते हैं। अगर उसमें उस टाइम पे कुछ ऐसे घाव रह जाते हैं वो सदा जिंदगी तक रहते हैं, उस फेयर में रहता है, उस मतलब उस क्राइसिस कभी नहीं निकल पाता उससे। ये होने चाहिए। सेकंड में चेंजेस चाहती हूँ तो चेंजेस में पॉलिसी के लिए चाहती हूँ कि देखो ऑब्जर्व किया कि जब HIV/AIDS के लिए काम कर रही है तो उसमें कम से कम एक इंश्योरेंस का तो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर कोई किसी की फैमिली एक्सेप्ट कर रही है वेल एंड गुड है, पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अकेले भी रहते हैं, बहुत से ऐसे कि HIV पॉजिटिव भी है, बट उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। अगर मैंने भी इस चीज़ पर देखा है, बहुत सारी मैंने भी सुना है, बातें की है इंश्योरेंस के ऊपर, वो इंश्योरेंस नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव है तो इंश्योरेंस नहीं। अभी भी इसमें पिटिशन डाल रखी है गवर्नमेंट में, बट उसके ऊपर नहीं हो रखा। सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट की खुद की LIC के लिए उसमें भी ऐसी पॉलिसीज नहीं बनी, तो वो पर्सन क्या करेगा? कंडीशन में बहुत सारे एडवर्सिटी जनरेट हो जाती हैं, एडवर्सिटी आती हैं, पीपल स्विच करने लगते हैं अदर चीज़ों में, और सुसाइडल केसेस भी आ जाते हैं इन केसेस में। होते हैं क्योंकि वो मेंटली बहुत ज़्यादा अपने आप को इतना वीक समझते हैं, मेंटली प्रेशर, ऊपर से स्टिग्मा। देखो कहीं ना कहीं स्टिग्मा होता है। आज भी हम बात करते हैं कि नहीं हम बहुत एजुकेटेड लोग हैं, हमें सब पता है, हम बहुत ज़्यादा स्टिग्मा नहीं करते हैं, मतलब हम बहुत ज़्यादा इक्वालिटी लेके आते हैं, बट देखो ग्राउंड लेवल की सो कॉल्ड इक्वालिटी, दिस इज नॉट रियल इक्वालिटी। वो सो कॉल्ड होती है कि अगर हम ग्राउंड लेवल पे जाओगे तुम्हें पता लग जाएगा कि एक चपरासी की क्या अहमियत होती है और एक उसको क्या दी जाती है। कहते हैं कि गवर्नमेंट वाले की नहीं, हॉस्पिटल में भी इक्वालिटी होती है, तो देखो वो सब बोलने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लाइन में खड़े हो गए तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारी इक्वालिटी कहाँ तक काम आती है। इस चीज़ के लिए कहना चाहती हूँ। और साथ ही साथ में गवर्नमेंट ऐसे PLHI पर्सन, देखो एक छोटा बहुत आंकड़ा नहीं है। अगर ऑन ART देखा जाए तो आई थिंक 22-23 लाख से अबव ऐसे लोग हैं जो ऑन ART है इंडिया में। एक राउंड फिगर में बात करें, बहुत बड़ा फिगर है। फिगर है। तो जब अब इन लोगों के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है?
आप वर्कशॉप निकाल रही हैं, छोटी छोटी मेंटल हेल्थ की सेशन के लिए इनके लिए कीजिए, जस्ट बिकॉज क्योंकि इन्हें टाइम टू टाइम फॉलोअप की ज़रूरत होती है। नहीं पता आपका माइंड कब डाइवर्ट हो जाए, कब आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि ज़रूरत पड़े, आपका माइंड स्विंग हो जाए। तो स्विंग में क्या होता है कि आप अपने आप को ऐसा सोचते हैं कि यार मैं गलत हूँ, मेरे साथ में ऐसा हो गया, दवाई खानी पड़ रही है। और बहुत से लोग ऐसे रियलाइज़ भी कराते हैं आपको, वो भी उनका इंटेंशन इनडायरेक्टली आपको वो ऐसा रियलाइज कराते हैं कि तुम अलग हो या तुम्हारे साथ में ऐसे, तो वो थोड़ा सा भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन हो जाए, वो हो जाते हैं। तो इनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। इनका अगर वो बूढ़े हो जाते, क्या इनके पास में कुछ ऐसा है जैसे ओल्ड एज होम बना रखे है? हाँ, ओल्ड एज होम में लड़कियों के लिए बना रखे है अलग से, ये सब। इनके लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी जो एक बड़ा होस्ट पॉपुलेशन है, इनके लिए क्या है? इनके लिए कुछ भी नहीं है। इनको तो आई थिंक डॉक्टर छूने से भी मना करते हैं। इनफैक्ट कम से कम स्पेसिफिक बेड तो रखे जाए कि ऐसा। और एक हाँ, वन मोर थिंग इसमें ऐड ये भी करना चाहूँगी कि हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना आई थिंक 2 से 3 ऐसे बेड और ऐसा एक स्टाफ एनवायरनमेंट होना चाहिए कि वहाँ पर अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसका स्टेटस पता रहता है और डॉक्टर बहुत से मना कर देते हैं इनडायरेक्टली, टाइम नहीं है, इधर हो गया या फिर उनके पास में नहीं, तो एक ऐसा सेल होना चाहिए कि वहाँ पर काम होना चाहिए कि वो अगर पेशेंट एडमिट है तो उसका इलाज होना चाहिए। वो छुआछूत ना करे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन और लेट डिले की वजह से देखो आपको नहीं पता खुदा ना खासा प्रॉब्लम कहाँ से कहाँ आ जाए डिले के पीछे। Obviously. तो ये चीज़ें भी होनी चाहिए। और एजुकेशन के लिए जैसे बताया काउंसलर कमेटी होनी चाहिए, बट बच्चों की स्टडी में भी ऐसा इंक्लूजन या कुछ होना चाहिए। जैसे कि हम सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करें, 10th में पढ़ाया जाता है, और आज तो हमारे करिकुलम में भी ये सारी चीज़ें ऑलरेडी एडेड हैं। सेक्स एजुकेशन, एडोलेसेंस, प्यूबर्टी, द फिजिकल चेंजेस एंड इमोशनल फ्लक्चुएशन व्हाइल गोइंग थ्रू दिस एज। बट सेक्सुअलिटी के ऊपर नहीं है ना, जिस बच्चे को नहीं पढ़ाया जाता। क्या कभी किसी ट्रांस के बारे में, सक्सेस स्टोरी के बारे में बताया गया है कि हाँ, ऐसा था, इन्होंने इस जमाने में ऐसा किया जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। आज के टाइम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। देखो, पहली ट्रांसजेंडर वकील भी इंडिया में आ चुकी है, डॉक्टर भी आ चुकी है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आगे होके अपने लिए, पहली इंस्पेक्टर बिहार से आई हुई है ट्रांसजेंडर। तो इन लोगों के बारे में कुछ नहीं पढ़ा जाता, उनके बारे में बात भी नहीं की जाती है। तो जब बच्चों को तुम बचपन से नहीं बताओगे कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, अगर हमें बहुत लंबा इम्पैक्ट करना है ना, तो हमें छोटे से स्टार्ट करनी चाहिए। छोटा सा एक स्टेप लेना पड़ेगा। वो छोटा स्टेप आगे जाके बड़ा धमाका करता है। इसलिए बच्चों को इस चीज़ के लिए अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेंटलिटी सोसाइटी की ये है कि सामने अगर कोई ट्रांस जा रही है तो वो 2 चीज़ों से ही देखते हैं, एक वो या तो वो टोरी बधाई वाली होगी या उस वर्कर होगी। आज के टाइम में बहुत कम लोग ऐसा एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ये प्रोफेशनल नॉर्मल है और बहुत अच्छा अपना जीवन यापन कर रही है, कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्क करती है। ऐसा नहीं है। वो सोचते कि हाँ ठीक है। और कितनी विजिबिलिटी है, अगर आप देखा जाए एनजीओ सेक्टर को हटा के अगर आप बाहर प्राइवेट से कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं तो कितनी विजिबिलिटी है? बहुत कम। और इनफैक्ट मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो है, बट इफ वी टॉक अबाउट द स्मॉल टाउन्स पॉसिबिलिटी ही नहीं है। उन्हें बहुत टाइम लगेगा इस चीज के लिए। स्मॉल टाइम वाले जो कुछ हैं जो बहुत अपना मतलब फोकस होकर चलते हैं, तो वो सीधा मेट्रो सिटी में आ जाते हैं, अपनी स्टडी करती है, अपने बहुत ज़्यादा अपनी ग्रेजुएशन को बढ़ाने के बाद, अपनी स्किल बढ़ाने के बाद में वो कॉर्पोरेट में काम करने लग जाती है, फिर अपने साथ में एनजीओ वगैरह से जुड़ के वो काम करती है। सो एक रिक्वेस्ट होगी कि ये गवर्नमेंट से नहीं होगी, ये सिर्फ उन पेरेंट्स के लिए है, उनके लिए स्पेशली, मतलब सब पेरेंट्स के लिए, कि देखो आपका बच्चा बढ़ता है, जब पैदा होता है जेंडर के साथ में तो बच्चे को नहीं पता होता, वो सोसाइटी बताती है, उसके माँ या डॉक्टर बताते हैं कि बधाई आपका लड़का हुआ है, बधाई आपकी बेटी हुई है। वो बच्चा बड़ा होता है तो उसे पता रहता है कि उनको लड़की की तरह एक्ट करना है या मुझे लड़कों की तरह एक्ट करना है, नहीं पता होता। उसे कौन समझाता है? हम, उसका एटमॉस्फेयर। उसका पापा कहते हैं लड़का है, लड़कों की तरह बाहर के, लड़की है, खाना ऐसी एक्टिविटी करवाते हैं कि बेटी माँ के साथ में किचन में काम करेगी, बेटा बाप के साथ में बाहर कारखाने में बाहर खेलेगा। ये एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं। बट एक टाइम के बाद क्या होता है कि बच्चा ऑटोमेटिकली नहीं, तो धीरे धीरे उसके अंदर ना जिज्ञासा, धीरे धीरे उसके अंदर चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस ऑटोमेटिकली आते हैं, वो अंदर से उसकी फेमिनाइन फेज आता है उनके अंदर। तो प्लीज़ उसको समझो, उसे आप एकदम से, मैं ये नहीं कहती कि सीधा बोल दो ट्रांस है, नहीं, आप पहले उसको समझो। और आज के टाइम पे आई थिंक सोशल मीडिया बहुत अच्छा वेपन है कि अगर आपको शर्म आती कि नहीं आप बात नहीं कर पा रहे, यू हैव अ सोशल मीडिया, प्लीज़
टाइप करो, देखो, उसके बाद बहुत सारी ऐसी आपके में स्ट्रेटेजी बताई जाएगी, ऐसी चीज़ कि आप यहाँ जा सकते हो काउंसलिंग के लिए, इस डॉक्टर से मिल सकते हो, आप AI का भी यूज़ कर सकते हो, बहुत सी चीज़ें होती है कि इसमें बच्चे के लिए। और फिर बच्चे के साथ में आप काउंसलिंग करोगे, देखोगे तो आपको पता लगेगा एग्जैक्ट में सिचुएशन कहाँ है। क्या पता आप गलत सोच रहे हो, बच्चा इस वे में जाए, या बच्चे की सेक्सुअलिटी ये अलग हो या जेंडर अलग हो। इस चीज़ के लिए बात करें कि प्लीज़ आप बहुत पोलाइट और पेशेंट के साथ में आप पहले बच्चे को सुने, आप हावी मत होने दें, क्योंकि आपका बच्चा है, आप पाल रहे हैं, कोई पड़ोसी या कोई सोसाइटी नहीं पाल रही है। तो इसलिए कहना चाहूँगी कि बी वेयर, अपने बच्चे को देखो आपने अपने बच्चे को शुरू से पाला है, क्या एक झटके से ऐसा होता है कि अगर वो अपने सेंटर चेंज करने के लिए सोच रहा है या फिर वो बात कर रहा है आपके पीछे, तो वो घर छोड़ के भाग रहा है? क्यों भाग रहा है? क्या वो आपका बच्चा नहीं रहा इस चीज़ के मामले में? आप ये सोचिए कि वो बच्चा ने आपको बताया, कुछ सोच के बताया, वरना बहुत से बच्चे भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता कि घर वाले जानते हैं कि ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे और नहीं समझ पाएंगे। हाँ, उन्हें तो इसका नेगेटिव पॉइंट क्या पता है, जब वो बच्चा भाग जाता है ना, आपको जब रियलाइज होगा कि बच्चा किस कंडीशन में रह रहा है, क्या चीजें फेस करनी पड़ रही है, कि जैसे कि उसे 2 टाइम का खाना घर पे मिल जाता है, सब बात कर रहे हैं, वो नहीं रहता। जब वो एकदम से दूसरे शहर में भाग के आता है ना, उसके खाने तक के लाले पड़ जाते हैं। वो जिसके यहाँ रह रहा है वो पाँव की जूतियों पे रखा जाता है, उसे क्या क्या काम करने पड़ते हैं, बच्चे को सेक्स वर्क तक भी करना पड़ता है बिकॉज ऑफ, क्योंकि उसे पलना है, उसे भूख लग रही है। और भूख का इलाज देखो, एक टाइम पे जब भूख लगती है, जब कुछ नहीं देखा जाता है ऑब्वियसली, तो इससे बहुत सारी सिचुएशन आती है। तो और आई थिंक 90% जो कम्युनिटी की प्रॉब्लम है, लाइक प्रोफेशनल स्किलिंग या फिर ये सारी जो प्रॉब्लम आ रही, कहाँ से आ रही है? अगर वो एक डिसीजन के ऊपर, अगर आप वो एक डिसीजन लेते कि बच्चा जैसा है मेरा है, और वहीं से ऑटोमेटिकली उसकी जर्नी ही चेंज हो जाती है। क्या पता आपका बच्चा बहुत अच्छे स्किल्स में आगे जाए, बहुत अच्छा आपका नाम करे, क्योंकि अगर जब घर से जाता है तो सारी, आई थिंक स्किलिंग तो बहुत दूर की बात है, पेट भर जाए वही बहुत बड़ी बात है। सही बात है। ये एक बहुत ही डार्क ट्रुथ है हमारे सोसाइटी का, और जितनी जल्दी हो सके इसे हमें समझ लेना चाहिए। और समझेंगे तभी हमारा कंट्री, मैं डायरेक्टली बोलना चाहता हूँ ऑन ओपन प्लेटफॉर्म की, जब तक हम इमोशनली अटैच नहीं होंगे लोगों के साथ, अलग अलग कैटेगरीज के साथ, अलग अलग कम्युनिटी के साथ। आज डिस्क्रिमिनेशन है हमारे यहाँ, आज हम बोलते हैं कि बहुत आगे बढ़ गए हैं, बट आज भी बहुत सारे ऐसे एरिया में खुद देखता हूँ, कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, सेक्स के नाम पे, ये बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन है। और लोग आज इसका बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत सारे लोग सपोर्ट में भी, ये चीजें खत्म होगी तभी हमारा बढ़ेगा इंडिया। और इंडिया को बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। ऐसे हमारे बहुत सारे अलाइज है जो हमारी हेल्प करते हैं, हम तो और चाहते हैं और आगे से आए, इस चीज़ को समझाए। क्योंकि देखो हमारे पास वेपन है कम्युनिटी, और हमारा वेपन है हमारी स्ट्रेंथ, हमारे साथ में कि हमारे में हिम्मत है और हम लड़ने के लिए। यस, और कोई अलग से चीज नहीं मांग रहे ना, कोई मैंने आपसे इतनी पूरी हमारी जो हुआ अलग चीज तो नहीं थी, हम तो वही नॉर्मल चीज मांग रहे जो औरों के लिए साथ में है। ब्लड भी वही है, सब कुछ वही है, इमोशंस भी हमारे वही हैं, हमारे अंदर हार्मोन्स, ब्लड सब कुछ वही है, तो हम अलग कहाँ हैं? और बताओ ना, जब बच्चा साथ में तुम्हारे साथ में रह रहा है, जब तुम्हें बहुत प्यारा हुआ, उसने जब एक डिसीजन लिया है, तो मतलब उसके साथ में तुम्हारा सारा इमोशन खत्म हो गया, सारा सोशल टैग खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तब वो बच्चा जरूरी है इस चीज को बदलना। जैसे कि हमारे पहले भी आई थिंक हमारी पहले भी बात हुई थी इस चीज के ऊपर, कि हमने सुना है कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी होती है, इसमें बच्चों को जबरदस्ती लेके जाते हैं। हाँ, तो मैं इस चीज के ऊपर ये बात करना चाहूंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है। और अदरवाइज सोच जो लोग सोचते हैं, ऐसे बोलते हैं कि आप पकड़ के लेके जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि पुराने टाइम में भी, आई थिंक पुराने क्या अभी भी टाइम में ऐसा होता है कि बच्चा इंटरसेक्स पैदा होता है। फाइन, बहुत से पेरेंट्स आज भी ऐसे हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते। वो क्या करते हैं कि सुनिए, हमारे घर आपका बच्चा पैदा हुआ है, आप ले जाइए। वो अपनी स्वेच्छा से लेके जाते हैं, वरना आपको पता है इतना लॉज है, इतने कानून है, कोई भी बच्चा ऐसा किसी का छीन के नहीं लेके जा सकता, या ना ही उसको कुछ ना कुछ उसके साथ में गलत कर सकता है। तो यही कहना चाहूंगी इस चीज के लिए। Okay, so this is a message for the society as well as the people. Next thing that आप अपने कम्युनिटी के लोगों को क्या बताना चाहोगे, या कौन सी ऐसी चीज होगी
जो आप कहना चाहोगे जिससे उन्हें हिम्मत मिले, जैसे आज आप इस्टेब्लिश हो और आज सेल्फ डिपेंडेंट हो, तो उन्हें भी ये चीज़ सुन के, आपको देख के कौन सी ऐसी बातें होंगी जो उनको एक हिम्मत देगी कि हाँ ठीक है, हम भी नॉर्मल है, हमें भी आगे बढ़ना है और हमें भी अपनी जिंदगी जीनी है। कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो आप बताना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा तो कभी सोचना ही नहीं है कि हम अलग हैं। हाँ फाइन, बहुत से लोगों को कहने के लिए 70 मुंह होते हैं, और मैं तो एक ही बात बोलूंगी, बस एक मुहावरा है थोड़ा सा कि हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। सो प्लीज़ अपने कान में रुई डाल के रखो, तुम हो, वो तुम्हारी लाइफ है, कोई और तुम्हारी लाइफ को क्यों डिस्टर्ब करेगा, क्यों इंटरफेयर करेगा, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा सोसाइटी का मज़ा आता है, इसलिए ऐसा नहीं है। आपको अपना खुद की स्ट्रेंथ बननी है, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा जब तक आपके अंदर विल पावर नहीं होगी। इसलिए अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। ऑफ कोर्स, जब तक आप अपने लिए एक कदम नहीं बढ़ाएंगे तो एक फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कदम नहीं बढ़ाऊंगी, कोई मेरा हाथ क्यों पकड़ेगा आगे और बढ़ाने के लिए? इसलिए प्लीज़ अपने अंदर हमेशा मोटिवेट रहें। और सेकेंडली, आपके पास एक वेपन है आज के टाइम में, सोशल मीडिया। प्लीज़ यूज़ करें उसको, बहुत अच्छे अच्छे थिंग्स को सीखें, और प्लीज़ अपनी एजुकेशन को बीच में ड्रॉप और ना करें। एजुकेशन के साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि स्किल, ये 21st सेंचुरी है, वो स्किल की है। और कोई भी पर्सन के अंदर अगर स्किल है तो वो अपने आप को एम्पावर कर सकता है, बूस्ट कर सकता है, फाइनेंशियली इनरिच कर सकता है। तो डोंट वरी, कोई भी हो, अगर आपके पास स्किल है तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती है और आप एम्पावर्ड हो सकते हो अलग अलग चीज़ों में। हाँ, और स्किल्स जैसे बताया विशाल जी ने कि स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। प्लीज़ अपने ऊपर हमेशा अपग्रेड रहते रहे, अपने आप को करते रहे। आपके पास स्किल होगी, ऑटोमेटिकली जॉब आपके पास में आएगी। आई नो कि कुछ सेक्टर्स में होता है, बट नॉट, ये नहीं कि वो सभी में ही होता है। बदलाव आ रहा है और बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं। और आई थिंक अगर आप प्रीवियस 20 साल अपने आप को पीछे देखेंगे, उसके हिसाब से आज देखेंगे तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, हर सेक्टर में आए और हर फील्ड में आए। तो प्लीज़ चक दे फट्टे और हमेशा मोटिवेट रहे और स्ट्रांग रहे। ओके, थैंक यू जारा, नाइस कन्वर्सेशन विद यू। और मुझे लगता है कि जो हमने बातें की वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, और सबसे बड़ी बात, एक लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज और इंस्पिरेशन होगा। मैं चाहता हूँ कि आप जिस जर्नी पे हो और आप अपनी लाइफ में जो कर रहे हो उसमें और आगे जाओ, और वी द पीपल्स, वी ऑलवेज विथ सच अ पीपल एंड वी विल डू बाय आवर साइड। जो भी हमसे होगा, वी आर रेडी टू फाइट विद द कम्युनिटी। वी आर ऑलवेज हैविंग द हेल्पिंग हैंड फॉर दोज पीपल हु नीड अस। और हम यही चाहेंगे कि सब हमारे साथ जुड़े और सब बराबर हैं। ये भारत है, डाइवर्सिटी है, लेकिन हम सब एक हैं, अखंडता में एकता है हमारी। तो इसी के साथ आज का पॉडकास्ट यहीं खत्म होता है। जय हिंद एवरीवन। थैंक यू सो मच।